मैं शुरू करती हूँ अभी, हाँ। तो हम बात कर रहे कोई हैं भाषा प्रौद्योगिकी जी, में एआई, जेन एआई और बिहेवियरल एआई की। मैं ये बताना चाह रही थी कि हम क्यों एआई पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जैसे हम बोला करते थे कि स्कूल में हमें एक निबंध लिखने को दिया जाता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ज़माना अभी थोड़ा-सा बदल गया है, अभी हमें देखा जाता है एआई वरदान है या अभिशाप है। आज हम इतने इतने अच्छी तरीके से एआई के साथ जुड़ गए हैं डे टू डे लाइफ में कि एआई को हमारे जन सामान्य जीवन से अलग कर पाना थोड़ा-सा असंभव सा प्रतीत होता है। सारे लोग हम दिन प्रतिदिन एआई यूज़ करते हैं, तो यह मैंने सोचा कि एआई के साथ ही हम भाषा प्रौद्योगिकी, क्योंकि भाषा प्रौद्योगिकी जो है वो एआई का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है, तो क्यों ना हम एआई के साथ भाषा प्रौद्योगिकी की बात करें, जिससे कि हम किस तरह से इससे जुड़े हुए हैं और किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं और किस तरह से ये काम करता है, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम यहाँ बात कर सकते हैं। अ, हाँ, ये मेरा फ़ेवरेट स्लाइड है क्योंकि ये यह इंडिकेट करता है कि क्या हम एआई हमसे डरा हुआ है या हम एआई से डरे हुए हैं। थोड़ा-सा एक मेटाफोरिकली इस प्रेज़ेंटेशन को बनाने की कोशिश की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि सारे ही प्रश्नों का उत्तर तकनीकी है, तो फिर प्रश्न क्या है? थोड़ा-सा मेटाफोरिकली जा रही हूँ। अस्वीकरण मेरा ऐसा है कि यदि हम इस प्रेज़ेंटेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने ओपन सोर्स से ले लिया है, यह इसका फ़ायदा है। तो मैंने जो-जो भी संदर्भ लिए हुए हैं, स्लाइड्स के कॉर्नर पे उनको डालने की कोशिश की हुई है। ठीक है, यहाँ से मेरा ऑफ़िशियली प्रेज़ेंटेशन शुरू होता है। मैं चाह रही थी हम 3 भागों में बात करेंगे। एक नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग, ज्ञान, प्रज्ञा एंड योजन। अच्छा, दूसरी बात मैंने जो बोला था कि मेरा थोड़ा-सा बोलने का स्पीड ज़्यादा है। हुँ, और तकनीकी जार्गन्स हैं थोड़ा-सा बोझिल हो सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी हमें लगता है कि थोड़ा-सा रुकने की, पॉज़ लेने की ज़रूरत है, हम उसे उस तरीके से इस प्रेज़ेंटेशन को आगे लेके जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नोइंग की। तो मैं एक थोड़ा-सा मज़ाक के तरीके पे इस तरह को लिखना चाह रही थी कि द प्रेज़ेंटेशन का उद्देश्य ये है कि एआई हमारे पक्ष में है या विरुद्ध में है। जस्ट ये कन्फ्यूज़न को बढ़ाने के लिए है। ऐसा मैं थोड़ा-सा एक मज़ाक बनाती हूँ प्रेज़ेंटेशन के शुरू में। ठीक है, तो एआई जो है वो मैकार्थी द्वारा ये कॉइन किया गया था वर्ड, और ये यहाँ पे एक डिसिप्लिन के रूप में डॉर्टमाउथ कॉलेज में 1956 से एआई शब्द का एक अलग डिसिप्लिन के नाम में उपयोग करना शुरू किया था। जब हम एआई की बात कर रहे हैं, तो हम जो आगे का संदर्भ देखने वाले हैं, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको शुरू करते हैं। तो एलन ट्यूरिंग का एक साइंटिस्ट थे जिनका ये नाम काफ़ी सारा है, उनका एक टेस्ट था ट्यूरिंग मशीन। इसका मतलब ये था कि यदि एक उपयोगकर्ता कोई प्रश्न पूछता है और पीछे जो रिस्पॉन्डर है वो कंप्यूटर है या ह्यूमन है, यदि जो प्रश्न करता है उसको ये नहीं पता चल सकता है हमें जो उत्तर मिला हुआ है या हमें जो आउटपुट मिला हुआ है, वो कंप्यूटर से मिला हुआ है या किसी ह्यूमन ने दिया हुआ है। यदि कोई मशीन ये टेस्ट पास कर लेती है, तो उसको ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। जस्ट एक जनरल सामान्य ज्ञान के लिए मैंने ये स्लाइड रखा हुआ है। हमें ये देखना है कि एआई के बारे में स्मार्ट लोग क्या बात करते हैं। तो जो जैसे एलन मस्क हैं, सारे लोग इनको जानते हैं, तो उनके हिसाब से भी एआई एक डेमन है। बिल गेट्स बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल आर नॉट कंसर्न, या स्टीव हॉकिंस जो होते हैं, तो उन्होंने भी यही बोला था कि इट कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब कि ये बात है कि थोड़ा-सा एक कंसर्न की बात तो है, हमें किस तरह से एआई को लेना और किस तरह से हमें एआई के साथ आगे बढ़ना है। तो इफ वी आर हैविंग, हमें यदि एआई पे कोई संदेह है, तो हमें उसके साथ नैतिकता को समझने की ज़रूरत है। तो आगे ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगी मैं, दूसरे स्टेप पे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम कहाँ से शुरू किए थे? जब हमने ये तकनीकी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, जब हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर हमने ऑडियो चैनल पे आए, वीडियो चैनल पे आए, ऑप्टिकल फाइबर पे आए। बढ़ते-बढ़ते जब हमारा हस्तलेखन था, वहाँ से बढ़ते-बढ़ते लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, तो पहुँचते-पहुँचते हम जहाँ तक आ गए हैं, जहाँ पे कि हम 1 ट्रिलियन इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं 1 मिनट से 1 सेकंड में, तो ये एक जो तकनीकी है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है। उस तकनीकी से जब हम बात कर रहे हैं, तो वो जो ह्यूमन का कॉग्निशन है, वहाँ से हमें इसको रिलेट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें इसको जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि भाषा प्रौद्योगिकी की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम प्रौद्योगिकी के साथ आते हैं, तो ये जो स्किल हैं, जो भाषा के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं। एक जस्ट बेसिक आउटलाइन बता रही हूँ, कॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं? जैसे परसेप्शन है, किसी चीज़ को हम देख के या सुन के बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारी एक धारणा बना सकते हैं, परसेप्शन है। अटेंशन है, किसी बात को हम कितने ध्यान से सुनते हैं, सस्टेन्ड डिवाइडेड अटेंशन, दूसरी स्लाइड में बात करूँगी।
विभिन्न प्रकार की मेमोरी होती है, स्मृति होती है जो हमारे कॉग्निटिव स्किल में आती है और लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर आते हैं। कॉग्निटिव स्किल मतलब कि संज्ञानात्मक क्षमताएँ, तो जैसा कि हमने बात किया कि अवधारणात्मक क्षमताएँ होती हैं। क्षमा कीजिए मैं भाषा पे आने वाली हूँ, उसके पहले अपनी प्रस्तावना बना रही हूँ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ, जिसको मैं लिंक करूँगी भाषा के साथ। तो अवधारणाएँ जो होती हैं, जब हम दृश्य अवधारणा, श्रवण अवधारणा और स्पर्श संबंधी अवधारणा की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और जब हम किसी शब्द को सुनते हैं, तो वो हमारी भाषा के साथ जुड़े होते हैं। ध्यान और एकाग्रता, जब हम मंत्रोच्चारण की बात करते हैं, तो ये भी हम एक तरह से शब्दों के साथ बात करेंगे कि ये हमारे किस तरह से कॉग्निटिव स्किल के साथ जुड़े होते हैं। मेमोरी, हमारी मेमोरी जो जुड़ी होती है, ये एन्कोडिंग और भंडारण और पुनर्प्राप्ति, रिट्रीवल और स्टोरेज के लिए बात करती है। डिफरेंट तरह की मेमोरीज होती है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और घोषणात्मक, प्रतिक्रियात्मक, एपिसोडिक मेमोरी, ये हमारे पास होती हैं, एज ए कॉग्निटिव स्किल होती हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है ही। साथ ही हम बात करेंगे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं, जो कि कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास उपयोग होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी की, मतलब कि किस तरह से ये जो हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, पदानुक्रम में एक के ऊपर एक जाती है। मतलब सबसे पहले ये शुरू होता है ज्ञान के साथ। जब हम ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ हम करते हैं बोध, उसके करते हैं अनुप्रयोग, अनुप्रयोग करने के बाद हम करते हैं एनालिसिस, सिंथेसिस और फिर उसके बाद करते हैं इवैल्यूएशन। तो ये होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो एक कॉग्निटिव स्किल के लिए प्रोसीजरल तरीके से आगे जाती है। कैसे ये चीज़ें, भाषा और पाँचों इंद्रियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने जैसे बात किया कि जब हम दृष्टि की बात करते हैं, तो किसी चित्र को देखना और किसी चित्र के बारे में पढ़ना, या किसी जो जो सूचना जहाँ पे लिखी हुई है, उसके बारे में पढ़ना, यह इस तरह से दृष्टि से संबोधित होती है। श्रवण, जब हम किसी बात को सुन रहे हैं या उसका उच्चारण कर रहे हैं, वह श्रवण से रिलेटेड होता है। जब हम लिख रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं, जब हम क, ख, ग, घ बना रहे हैं, या ब्रेल लिपि की जैसे अभी आपने बात किया, हम बात कर रहे हैं, तो यह स्पर्श के साथ रिलेटेड है। गंध को पहचानना, ये संगठनात्मक स्मृति के साथ जुड़ा हुआ होता है। और स्वाद का वर्णन करना, एक तरह से भाषा सब ही पांचों इंद्रियों के साथ, सारी कॉग्निटिव स्किल के साथ जुड़ी हुई होती है। भाषा एक सबसे ज्यादा सरल माध्यम होता है एक अपने बात को कहने और सुनने के लिए। संचार का सबसे सरल माध्यम जो होता है भाषा, इसलिए हम इसके लिए थोड़ा सा प्रधानता से बात कर रहे हैं। तो हम अपने आज प्रेजेंटेशन की जो बात कर रहे हैं, यह शुरू होगा लॉजिक के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ, फिर हम थोड़ी क्रिएटिविटी की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉग्निशन की बातें करेंगे। उमेश सर जी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा टाइम का आभास कराएं, क्योंकि हमने देर से शुरू किया है, प्रेजेंटेशन मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। आप जब मुझे इंडिकेट करेंगे, तब मैं अपना प्रेजेंटेशन उसके 10 मिनट में खत्म कर दूंगी। जी, भरपूर समय है मैम। जी 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 जी। तो भी थोड़ा सा मुझे बताते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भाषा प्रौद्योगिकी और नवीनतम एआई के प्रगति की। तो हम क्यों इसको एआई के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य ही है कि मशीन जो है उसको मानव भाषा को समझाना है, मशीनों को, और उनसे उत्पन्न कराना, मतलब कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज जनरेशन। तो ये दोनों तरीके से इसमें काम करना है, कि इसमें टेक्स्ट, वॉइस, इमेज आधारित भाषा पे हमें काम करना है, और मशीन मानव संवाद को सरल बनाना है। तो हम जब एआई की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ये, मतलब एक हम ब्रॉडर टर्म में इसको बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ इसके साथ हम लैंग्वेज साइंस पे हम काम करते हैं। तो एआई के द्वारा इसके निर्णय और सीखने की क्षमता पर हम बात करते हैं। इसको भाषा को समझने के कंपोनेंट की बात करेंगे, थोड़ा सा डीप लर्निंग आधारित मॉडल की बात करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रॉडर टर्म में बोला जाता है। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द जनरेशन, मतलब कि भाषा की समझ और उसका प्रसंस्करण, मतलब कि प्रोसेसिंग, कैसे मशीन को हम समझाते हैं भाषा को समझना और उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर विभिन्न तरह के कार्यों को आरूप देना। तो साधारण से उसके एग्जाम्पल जैसे होते हैं, अनुवाद होता है, सारांश होता है, वाक्य विश्लेषण होते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स उसके होते हैं, फिर से इन स्टेप्स पे हम बात करेंगे। इसका कार्य प्रवाह जिस तरह से होता है, सामान्यतः किसी भी सिस्टम, एआई सिस्टम के लिए या डेटा साइंस ओरिएंटेड या कंप्यूटर ओरिएंटेड सिस्टम के लिए एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है।
यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। हम एक इनपुट टेक्स्ट लेने वाले हैं, उसका प्री प्रोसेसिंग करने वाले हैं, मतलब कि एक मेन प्रोसेसिंग के लिए उसकी तैयारी, और उसका फिर प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो प्री प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग को हम इस तरह से देख ले सकते हैं। किचन के एग्जांपल देना मेरे लिए बहुत आसान होता है। तो किसी भी हमने किचन में जो बहुत सारा ग्रोसरी लेकर आए हुए हैं, हमें बनाना है पुलाव, तो जो पुलाव के लिए जो तैयारी करना है, सब्जियों को काटना छोड़ना है और चावल को धोना, उसको हम प्री प्रोसेसिंग बोलेंगे। और जब हम उसको डाल के छौंक लगा के कढ़ाई में चढ़ा देते हैं, उसको हम प्रोसेसिंग बोलेंगे। और जो बनकर निकल कर आता है वो आउटपुट होता है। तो किसी भी प्रक्रिया के यही सामान्यतः घटक होते हैं, इनपुट, आउटपुट, और बीच में होता है प्रोसेसिंग। और किसी मेन प्रोसेसिंग को करने के लिए हमें कभी प्री प्रोसेसिंग की भी जरूरत हो सकती है। तो उन चीजों के लिए हम बात करेंगे। तो हालांकि जो रूल बेस्ड एनएलपी है, अब रूल बेस्ड एनएलपी क्या होता है, दो तरह की एनएलपी पे बात करूंगी। रूल बेस्ड एनएलपी, डेटा हाँ साइंस हाँ। ओरिएंटेड। हेलो। तो रूल बेस्ड एनएलपी और डेटा साइंस ओरिएंटेड, दो तरह के एनएलपी पे बात करूंगी। रूल बेस्ड एनएलपी किस तरह से काम करता है, जैसे कि एक बच्चा जब बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो वो थोड़े से रूल बनाना अपने दिमाग में शुरू करता है, सुनने समझने के साथ में उसको है और नहीं है का थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू होता है। पहले शब्दों को पकड़ता है, फिर फ्रेजेस को पकड़ता है, फिर सेंटेंस को पकड़ता है। तो जो ग्रामर ओरिएंटेड चीजें होती हैं, जो भाषा तकनीकी में निकल कर आती हैं, जो जहाँ पर हम एक एक न्यूएंसेस की बात करते हैं और उनमें कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसको हम रूल बेस्ड एनएलपी करते हैं। तो रूल फिर अलग होते हैं, हिंदी भाषा के लिए अलग होते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए अलग होते हैं, फ्रेंच के अलग होते हैं, स्पेनिश के अलग होते हैं। तो इसमें भाषा का ज्ञान, कोर भाषा का ज्ञान होना काफी आवश्यक होता है। तो वन ऑफ दैट टाइम, थोड़े समय पहले तक हम रूल बेस्ड एनएलपी पे बहुत ही ज्यादा प्रचुरता से काम कर रहे थे। हम सारे जो तकनीकी विभाग हैं जो भाषा विज्ञान पे काम करते हैं, रूल बेस्ड तकनीकी पे काम कर रहे थे। तो इसके भी फायदे हैं, जैसे कि हम रूल फिर एक एक रूल डिसाइड करके फाइनल करके बनाते हैं। इसमें हमारे हाथ में कंट्रोल होता है, रूल को हम किस तरह से कब हमें मॉडिफाई करना है। और इसमें ज्यादा रूल की समझ होनी ज्यादा जरूरी होती है, ना कि ज्यादा डेटा की। कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि एक रूल जहां पे अप्लाई करना है वो सारी जगह अप्लाई हो जाएगा, और इसमें एरर होने की संभावनाएं कम होती है। लिमिटेशन इसका क्या है, होता है कि ये एक एक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक बनाना होता है, एक एक डोमेन के लिए स्पेसिफिक बनाना होता है। जनरल बोलचाल की भाषा के लिए हमें अलग बनाना होगा, हमें तकनीकी के लिए अलग बनाना होगा, फाइनेंस के लिए अलग बनाना होगा, लीगल के लिए अलग बनाना होगा। तो थोड़े से कंस्टेंट इस तरह से रूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में हो जाते हैं। तो इसके विपरीत में दूसरी क्या टेक्नोलॉजी होती है, डेटा साइंस ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होती है, जो आजकल यूज की जा रही है। उसमें क्या होता है कि हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया हुआ है, जिस मशीन को दे दिया है। अब ये मशीन की समस्या है, उस डेटा को किस तरह से वो प्रोसेस करती है, उससे किस तरह से वो आउटपुट निकाल के देती है। तो वहां पे भाषा विज्ञान की आवश्यकता होती है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी भाषा विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा काम है जो कि मशीन अपने आप से कर ले पाती है। तो जो नियम आधारित कार्य प्रणाली है, उसमें फिर वही इनपुट टेक्स्ट होता है। थोड़ा हम उसको टोकनाइजेशन करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसका हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, उसका हम पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। उसका एक पार्सिंग जिसको बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज पार्सिंग, वो करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम इसको आउटपुट दे देते हैं। जब हम पार्सर बनाते हैं तो हम बता देते हैं कि इसमें प्री पोजिशन लगेगा कि पोस्ट पोजिशन लगेगा। द बुक ऑफ राम, तो बुक ऑफ राम में यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे शफल हो जाते हैं, राम की किताब। तो इस तरह से हम उसको नियम समझाते हैं, तब ये नियम आधारित एनएलपी काम करती है। वेरएस डेटा विज्ञान आधारित जो एनएलपी होती है, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, हमें ये भी बात समझ लेने की जरूरत है कि क्यों ये ज्यादा प्रचलन में है। क्योंकि डेटा, अभी हमारे पास डेटा की प्रचुरता है, पहली चीज, क्योंकि सभी के पास मोबाइल फोन है, सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, सारे लोग कॉल कर रहे हैं, सारे लोग मैसेजेस लिख रहे हैं, सारे लोग रील बना रहे हैं, सारे लोग गाना गा रहे हैं। तो हमारे पास डेटा की बहुत सारी प्रचुरता है। तो ये भारत में होने का ये भी एक अच्छा लाभ है कि सभी तरह के हमारे पास व्यापक रूप से प्रचुर भाव में डेटा उपलब्ध हो जाता है। एक चीज, भारत में ही नहीं, सभी जगह। दूसरा, हमारे पास उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़े मशीन, जीपीयू सीपीयू बन रहे हैं, जो इस डेटा को सेकंड्स में प्रोसेस कर दे सकते हैं। तो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड द रिसोर्सेज, हम इसको बहुत आसानी से ब्रॉडर टर्म में प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए हम डेटा साइंस ओरिएंटेड एनएलपी पे काम करने लगे हैं। क्या करना होता है, हमें अब सिर्फ कुछ
हैंडफुल ऑफ रूल्स पे काम नहीं करना है, हमें कुछ बहुत सारा डेटा को इकट्ठा करना है। बहुत सारा डेटा मतलब कि 1000, 2000, 10,000 और मिलियंस ऑफ द सेंटेंसेस। हम एक नॉर्मल सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं, जबकि हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, वह बिलियंस ऑफ डेटा इकट्ठा किया होता है, उसके फीचर्स निकाले जाते हैं, फिर उसके लिए हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे काम शुरू होता है डेटा संग्रहण के साथ। डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, जैसे मैंने बोला उसका प्री प्रोसेसिंग जरूरत है कि मतलब सीधे से सीधे हम रॉ डेटा को उठा के मशीन में नहीं डाल सकते, थोड़ा हमें उसको स्ट्रक्चर करने की जरूरत होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होती है फीचर इंजीनियरिंग। तो हम उसमें से जो की फीचर है उस भाषा के, उस लैंग्वेज के, उसके सिंटेक्स के, उसके सिमेंटिक्स के, उसके न्यूएंसेस जो हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि क्या फीचर के साथ हम इस भाषा को ट्रेन करने वाले हैं। अब होता है सबसे बड़ा काम जिसको बोलते हैं लर्निंग मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल। अब हम इस फीचर्स को एक मशीन में ट्रेन कर देते हैं। तो वो डेटा साइंस ओरिएंटेड एनएलपी जो होता है वो पैटर्न्स को लर्न कर लेता है कि इस हिंदी जब हम भाषा की बात करते हैं, जो है, नहीं है, किया है, किया जाएगा, जो वर्ब जैसी चीजें हमेशा वो सेंटेंस के एंड में आती हैं। तो इस तरह को अपने पैटर्न बना लेता है, वो पैटर्न को लर्न कर देता है। उस पैटर्न को लर्न करने के बाद हमें ये देखना होता है कि उस मशीन की एक्यूरेसी कितनी है। हमने उसमें सेंटेंसेस डाले थे, हमने उसमें 100 सेंटेंसेस डाले थे। 100 में से 80 सेंटेंस को हम ट्रेन करते हैं, 20 सेंटेंस को हम एज ए टेस्ट जैसे उस पर पूछते हैं क्या आप सही उत्तर दे रहे हैं, फिर हम उसके उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। तो ये डेटा साइंस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज इस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देके बात करने की कोशिश की है। अच्छा, ये पिक्चर जो है वो मैंने जेमिनाई से बनाया हुआ है, गूगल जेमिनाई से। उसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, आप ऐसा पिक्चर बना दें जहाँ पे कि हम रूल बेस्ड एनएलपी का प्रेजेंटेशन दे सकें। तो उसने मुझे कुछ पिक्चर्स बना के दिए हैं, कुछ एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बाद में जनरेट हुए हैं, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन के अंत में दिखाऊंगी कि किस तरह से कुछ एक दो फनी बातें हुई हैं इस दौरान में। तो ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो क्लाउड जैसा दिखाया गया है, जो मशीन दिखाया गया है, वो ये बता रहा है कि रूल बेस इंजन में इफ देन एल्स लगाया जाता है, कीवर्ड मैचिंग होती है, पॉज टैगर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर होता है, और इनके यूज होते हैं स्पैम फिल्टर में और डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस में ये यूज होते हैं। उसी का एक फिर तरह से मैंने थोड़ा डिटेल करने की कोशिश की है कि जब हम डेटा संग्रहण करते हैं या इनपुट देते हैं, तो हमारे जो डेटा स्रोत होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स जैसे ईमेल, चैट, लॉग्स, या फिर ब्लॉग्स होते हैं, या फिर हमारे ऑफिस के पेपर्स होते हैं, या हमारा लिटरेचर होता है। जो भी हमें इनपुट चाहिए वो इनपुट होता है, उनको नियमों के आधार से प्रोसेस किया जाएगा। प्री प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन, शब्दों को अलग अलग करेंगे। नॉर्मलाइजेशन, हिंदी के केस में लोअर केस कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन बाकी भाषाओं के आधार पर इनका कन्वर्जन किया जाएगा। स्टॉप वर्ड वगैरह हटाना है वो देखा जाएगा। लेमेटाइजेशन मतलब कि इसको मूल रूप में लेके आना है, जैसे हमने बोला हुआ है मैचिंग। मैचिंग एक शब्द है जो आईएनजी के साथ एक डेराइव फॉर्म बताता है, हमें से मैचिंग को मैच करना है, या रनिंग को रन करना है, ईटिंग को ईट करना है। तो ये स्टेमिंग इसकी कहलाती है। नियम की थोड़ी सी हमारी परिभाषाएं होती हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन यदि लगाने हैं पैटर्न मैचिंग के लिए तो लगाएंगे, या हम दूसरे तरह के इसमें काम करेंगे। ग्रामर के नियम करेंगे। पॉज टैगिंग, जैसे हम जिसको बोलते हैं कि हम उसको नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, पोस्टपोजिशन में इसको डिफाइन करेंगे, उसको बताएंगे कि इस सेंटेंस में क्या है। उसका सिंटैक्टिक या सेमेंटिक पार्सिंग करेंगे, दोनों तरह की पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग एक तरीका है जिससे हम पूरे एक सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाते हैं कि ये जो प्रियंका स्पीक्स इंग्लिश, तो प्रियंका जो है वो नाउन है, स्पीक्स एक वर्ब है, इंग्लिश एक फिर से नाउन है। किस तरह से ये सारी एंटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं वो हमारा इधर निर्धारित करता है। फिर डिक्शनरी आधारित इसके नियम होते हैं, वो हमें बनाने होते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो हम एनईआर, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, सेमेंटिक एनालिसिस और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं और इनके फिर आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। दूसरी बार जब हम आते हैं डेटा साइंस ओरिएंटेड एनएलपी पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये यूज होता है बहुत सारा हमें ब्रॉड डेटा एक साथ डालना है, सोशल मीडिया डालना है, रिपोर्ट्स डालना है, रिव्यू डालना है, हम आसानी से उनकी सिमेंटिक एनालिसिस कर सके। वहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया, डेटा साइंस ओरिएंटेड हम एप्लीकेशन आजकल बढ़ाने लगे हैं। काम थोड़ा वहां पे भी होता है, जैसे टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग की बात होती है और फीचर एक्सट्रैक्शन की बात होती है। तो थोड़ा सा हम इन सब पे भी आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे।
तो जब इसमें हमने बात किया कि डेटा साइंस ओरिएंटेड जो मेथोडोलॉजी होती है वो संग्रहण के साथ शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा, बिग डेटा है, जहाँ बहुत सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम डेटा स्रोत बोलेंगे। उससे हमने डेटा लिया है और उसको हम जैसे वेब पे भी, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है, तो हम उसको वेब स्क्रैपिंग से भी निकाल ले सकते हैं, डेटा स्क्वेरी से भी निकाल सकते हैं, लिटरेचर से भी निकाल सकते हैं। जिस तरह के डोमेन पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हम डेटा निकाल लेते हैं। एक बात ये ध्यान रखना है कि चूंकि हम ये हमारा एक रिसोर्सेज जो है, ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज कम होते हैं इस केस में, क्योंकि हमने स्क्रैप कर लिया, वेब पे जो जो भी लिखा है वो स्क्रैप कर लिया। तो गुणवत्ता का थोड़ा सुनिश्चित करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर नहीं है कि हमने पीएचडी थीसिस सारी चीजें हमारे विधान से लिखी होंगी। तो ये यहाँ पे हमें इनपुट, जैसे हमें कंप्यूटर में पता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अच्छा देंगे इनपुट तो अच्छा आउटपुट आएगा, नहीं तो बुरा आउटपुट आएगा। प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो वही स्टॉप वर्ड हटाना है, टोकनाइजेशन लिमिटाइजेशन करना है, लोअर केस कन्वर्जन करना है, स्पेलिंग करेक्शन करना है। और इसके लिए जो अवेलेबल लाइब्रेरीज हैं आजकल, वो बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल, बहुत सारा ओपन सोर्स में डेटा अवेलेबल है जो हम यहाँ पे यूज कर ले सकते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो नई है, नई नई में थोड़ी सी विभिन्न है, शायद बोझी लगे, मैं इसको स्किप कर दूंगी अगली स्लाइड में। थोड़े फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग मतलब कि हम उस चीज में से की पॉइंट्स निकालते हैं जो मशीन को समझाने होते हैं हमें। मतलब पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, क्या है उसके ऊपर हम रूल बता रहे थे कि नाउन वर्ब, नाउन है तो आपको नाउन नाउन वर्ब करना है। प्रियंका ईट्स मैंगो, तो प्रियंका आम खाती है, हमें इस तरह से शफलिंग करना है। वहां पे हम अपने सिस्टम को रूल बता रहे थे। यहाँ क्या है, हमने पूरा डेटा एक साथ मशीन को दे दिया है, अब हम रूल नहीं बता रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं आप अपने रूल खुद बनाओ, आप अपने पैटर्न खुद बनाओ। तो उसको थोड़ा पैटर्न बनाने के लिए किस तरह से वो फीचर्स निकालता है। एक बैग ऑफ वर्ड एक होता है कि मतलब कि कितने सारे, मैंने एक दी 1000 सेंटेंसेस दिए हैं तो कितने वर्ड उसमें आए हुए हैं। टीएफ-आईडीएफ एक तरह से होता है कि उसमें कितने कॉमन वर्ड है और किस किस शब्द की प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे कि बहुत सारे प्रीपोजिशन और कंजूशन होते हैं, इफ देन एल्स एंड आर व्हाट इन ऑफ, लाइक ये जो होते हैं, तो ये इनकी महत्ता कम है, दूसरे शब्द की महत्ता ज्यादा है। ये फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये मशीन को हमें समझाना होता है कि किस चीज को आपको महत्ता प्राथमिकता देना है। वर्ड एम्बेडिंग क्या हो जाता है कि जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो ये आसपास के वर्ड के साथ कॉन्टेक्स्ट हमें बनाना होता है। क्योंकि एक बहुत साधारण सा इसका एग्जांपल होता है वर्ड एम्बेडिंग का, हमने कहीं पे बोला हुआ है किंग, एक बहुत ही सबसे ज्यादा एग्जांपल पॉपुलर है, और दूसरी जगह बोला हुआ है क्वीन, और तीसरी जगह बोला हुआ है आम। यदि हम ये रिलेशन देखते हैं तो जब हमें बात करना है किंग और क्वीन की, तो इनका रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा है बजाय कि आम के। क्योंकि ये फीचर देखता है कि ये इसकी एम्बेडिंग के साथ मैच करता है कि सिमिलर वर्ड एक सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीजें आ रही हैं, उस तरह से ये एम्बेडिंग उसकी बना लेता है। एम्बेडिंग मतलब एक तरह से जो उसको एक नंबर रिप्रेजेंट करके दे देता है। क्योंकि मशीन क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सिर्फ नंबर्स को पढ़ना जानती है। तो नंबर्स हम उसको आम, किंग और क्वीन नहीं दे सकते, हमें उसको एक नंबर में कन्वर्ट करना होता है। उस नंबर को कन्वर्ट करने के साथ में हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्पेस में जब हम नंबर की बात करते हैं तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो जब हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके साथ एक नंबर जुड़ जाता है जो कि हम उसका एम्बेडिंग कहलाती है। तो ये एम्बेडिंग, क्वीन की एम्बेडिंग किंग के पास में होगी बजाय कि आम के एम्बेडिंग के। तो इस तरह से ये आपस में कुछ रिलेशन बना के रखते हैं। कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग ये होती है कि जब हम, ये दूसरा वाला हो गया हमारा फ्रेज लेवल पे, ये हम पूरे सेंटेंस और पूरे डॉक्यूमेंट लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो वर्ड एक होता है, जीपीटी जो चैट जीपीटी एक जिस तरह पे आधारित है, तो इस तरह के मॉडल्स होते हैं, थोड़े वो ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, उनके लिए हम अलग से बात कर लेंगे। अब बात आती है मशीन लर्निंग की और डीप लर्निंग की। ये हमने फीचर बना के न्यूमेरिक फॉर्म में अपना डेटा तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इस सिस्टम को देते हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए। बहुत कॉमन शब्द है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, क्या इनमें अंतर होता है। मशीन लर्निंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे थोड़ा ज्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ स्टेटिस्टिक वहां पे यूज होता है। मतलब कि वहां पे हम सांख्यिकी, उसकी प्राथमिकता निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि यदि ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये सेंटेंस की आकाश का रंग ब्लैंक है। यदि मैंने आपको सेंटेंस दिया आकाश का रंग ब्लैंक है, तो आप क्या बोलेंगे, प्राथमिकता है आप बोलेंगे नीला है।
आकाश का रंग नीला है। नीला आपने कहाँ से सोचा? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जितने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, जितनी लाइफ देखी है, जितनी बार आकाश देखा है, तो बहुत सारी टाइम आपने आकाश का रंग नीला दिखाई दिया है। लेकिन जब आप बोलेंगे कि शाम को 7 बज गए थे और आकाश का रंग ब्लैंक था, अब आप बोलेंगे ऑरेंज था, क्योंकि आपने वो लाइफ देखी हुई है। तो मशीन भी इसी तरह से सीखती है कि जब उसको डेटा दिया हुआ है, उसने यदि कॉन्टेक्स्ट है कि सुबह है या शाम है या दोपहर है, तो आकाश का रंग नीला है। तो ये जो हम एल्गोरिथम पे थोड़ा-सा समझाने की, प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करते हैं, खुद से फीचर बना के देते हैं, तब हम इसको बोलेंगे मशीन लर्निंग। उससे एडवांस वर्ज़न होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या करना होता है, हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन खुद से बना के नहीं देना है मशीन, पूरा डेटा दे दिया, उसने अपने आप से डीप लर्निंग के फीचर्स निकालने शुरू किए और फिर उसके हिसाब से उसने प्रिडिक्ट करना शुरू किया कि आकाश का रंग नीला है या पीला है। तो मशीन लर्निंग के मॉडल के नाम होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेप वाइज, एसवीएम के एंड रैंडम फॉरेस्ट, बहुत तरह के होते हैं। उतना तकनीकी में हम नहीं जाएंगे। डीप लर्निंग के मॉडल के अलग नाम होते हैं, ये थोड़े एडवांस आर्किटेक्चर होते हैं। इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है जिनकी तरह से ये काम किया जाता है। मूल्यांकन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसमें विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट होने का मतलब है कि कितना सटीक ही आंसर दे रहा है। एक चीज प्रिसीजन देखते हैं, रिकॉल देखते हैं, F1 स्कोर कितना प्रिसाइसली इसने रिजल्ट को सही बोला, मतलब सही को सही बोला है, कहीं गलत को भी तो सही नहीं बोल दिया है। ये प्रिसीजन के साथ हमें इसको देखना होता है। उसी तरीके से रिकॉल और F1 स्कोर की बात करते हैं। तो हमें पता है ये सेमेंटिक एनालिसिस में, मशीन ट्रांसलेशन में, अनुवाद में और क्या नहीं, मतलब चैटबॉट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। इनके लिए थोड़ा सा हमें डिपेंडेंसी लगती है इनका डिप्लॉयमेंट और स्केलेबिलिटी का, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लेवल पे काम करते हैं, तो ये हमें अच्छे तरह के क्लाउड सर्वर पे यदि हम इस तरह के सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस ये देते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्लाइड को स्किप कर दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बैग ऑफ वर्ड और TF-IDF को बताया गया है, तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं, थोड़ा मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुकी हूँ। वर्ड टू बैग, ग्लोब और फास्टैग भी वही है जो मैंने बताया, जैसे क्यून और किंग का एग्जाम्पल दिया हुआ था मैंने कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर देता है, उसी तरीके से कोअक्रेंस मैट्रिक्स पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं अभी के लिए स्किप कर देती हूँ। अभी हम अपने बात पर आते हैं जहाँ पे हमारा मुख्य मुद्दा है जेन एआई। अभी हमने देखा है कि मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई हैं जो कम से कम लैपटॉप चलाना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, लेकिन किसी ने चैट जीपीटी यूज नहीं किया होगा। यदि नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। हम जितना इन चीजों से दूर रहें और अपने क्रिएटिविटी को इसके अपने साथ ही लेके चले तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं बोलूंगी छह सत्ते तो आप तुरंत से बोल पाएंगे 42, लेकिन जब मैं यदि बोलूंगी 9 into 7 तो शायद हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत। कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा जितना ज्यादा हम तकनीकी का उपयोग करने लगे हैं कि हमारा खुद का बुद्धिमत्ता थोड़ा सा कम होने लगा, ऐसा मेरा खुद का तो अपना एक पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जेन एआई वो है जहाँ पे ये जनरेटिव एआई इसको बोलेंगे। जनरेटिव एआई मतलब कि ये अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन को जनरेट करके दे रही है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ लैंग्वेज की बात नहीं है, ये हमें वीडियो भी जनरेट करके देती है, ये हमें ऑडियो भी जनरेट करके देती है, हमें इमेजेस भी जनरेट करके देती है और सारी चीजें करके देती है। चूंकि हमारा उद्देश्य आज की चर्चा का है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, लैंग्वेज पे बात करना है, तो हम जेन एआई के साथ से हम लैंग्वेज स्पेसिफिक चीजों की थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि जो जेन एआई है, पीछे तो इसको लैंग्वेज प्रोसेस करना ही, आपने पूछा चैट जीपीटी से या आपने पूछा सीरी से कि सीरी टाइम क्या हुआ है, तो सीरी को भी वो समझना है कि टाइम क्या हुआ है, तो उसने उसको ये समझना है कि जो आवाज आ रही है उस आवाज में प्रश्न क्या पूछा गया है, तो उसको लैंग्वेज को प्रोसेस करना है, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी, फिर आपको बताना है कि 7:10 हुए हैं, तो वो 7:10 हुए हैं, गुड मॉर्निंग प्रियंका, अभी सुबह के 7:10 हुए हैं, तो ये बात जो बोलना है, लैंग्वेज को बनाना है, तो वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है, वो भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बात है। तो ये हम जनरेटिव कन्वर्जेशनल एआई की जो बात करते हैं, जेन एआई की बात करते हैं, कन्वर्जेशनल एआई वो हो गया जहां हम किसी भी मशीन के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली टू बी द जेन एआई पार्ट, और जेन एआई इज द थिंग जहाँ पे लैंग्वेज को जनरेट किया जा रहा है। तो जब हम इसमें डेटा साइंस ओरिएंटेड काम करते हैं तो वही काम करना है, हमें डेटा इकट्ठा करना है, साफ करना है, उसको स्ट्रक्चर करना है, फीचर इंजीनियरिंग करना है। इसका जो आउटपुट हो जाता है हमें
डेटा का फीचर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, फिर हम इसको डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग मॉडल में डाल देते हैं। ये एनएलपी का प्रोसेस है। जब हम जेन एआई पे आते हैं, तब हमें इससे क्या करना है, हमें टेक्स्ट, इमेज या कोड आदि का जनरेशन करना है। ये एनएलपी में कैसे यूज़ होता है, हमें जैसे समराइज़र बनाना है, चैटबॉट बनाना है, हमें ईमेल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, लेख लिखना है, हमें कविताएँ लिखना है, हमें पत्र लिखना है, तो ये सब तरह से हमें उस काम में उपयोग कर दे सकता है। कैसे उपयोग करता है, थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में आगे बात करेंगे। ये क्या बात करता है कि हमने जो लेफ्ट साइड में टेबल पर पर्सन बैठा हुआ उसको मैं यूजर जैसा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये एक क्वेश्चन देता है और ये प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं, टेल मी अ स्टोरी अबाउट शोले। तो ये जाती है इन्फॉर्मेशन पीछे हमारे जेन एआई के सिस्टम में। तो वो सिस्टम में क्या करने वाला है, वो अपने खजाने में ढूंढेगा शोले। शोले क्या है, शोले कोई मूवी है, शोले मूवी के बारे में जो पिक का इन्फॉर्मेशन है वो उसको पता चल जाती है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन उसके बाद ट्रेन होके रखी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन को पहले जिसने समझा कि यूजर ने प्रश्न क्या पूछा था कि अमिताभ बच्चन की शोले मूवी में भूमिका के बारे में बताएं, तो उसने अपनी अपनी लाइब्रेरी में खोजा, शोले मूवी की किताब निकाली, उसमें उसमें चैप्टर पढ़ा, उसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर देखा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन में से स्ट्रक्चर कर ली। अब वो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को एक फिर लैंग्वेज बनाएगा और फिर आपको बता के देगा। तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज जनरेशन का जो काम है वो पीछे किया जा रहा है, वो आपको बता रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है पीछे कोई इंसान बैठा है जो हमें इस तरह से बात कर रहा है। इसको हम बोलेंगे जनरेटिव एआई, क्योंकि इसने जनरेट किया है कुछ टेक्स्ट को। यदि ये आपको पिक्चर देता है, बोलती है मेरी पिक्चर को आप ब्यूटीफाई कर दीजिए, तो उसने पिक्चर को लिया, थोड़ा सा आर्टिफिशियल मेकअप लगा दिया और पिक्चर को ब्यूटीफाई कर दिया, जनरेट कर दिया। इसको जेन एआई बोलेंगे। आपने एक पिक्चर डाला, आपने एक किटन का, एक बिल्ली का पिक्चर डाला और बोलिए कि इसको आप धुरंधर के गाने पे डांस करके दिखाइए, तो अभी पता चला कि पीछे उसने धुरंधर के गाने का एक इमेज लिया हुआ है, यहाँ से बिल्ली का इमेज लिया हुआ, वहां से डांस के स्टेप लिए हुए, वहां से म्यूजिक लिया हुआ है, बिल्ली के पिक्चर को उस पिक्चर के साथ मैप किया हुआ है, उसको सिंथेसाइज किया है, आपको बुला के उसने वीडियो का धुरंधर की मूवी पे पिक्चर पे डांस करते हुए दिखा दिया। ये हो गया हमारा वीडियो जनरेशन। तो ये तरह की जो काम होते हैं जनरेटिव एआई में कहलाते हैं। चूंकि ये सारी चीजें यहाँ पर हम दृश्य की बात कर रहे हैं, वीडियो की, हम श्रवण की बात कर रहे हैं, ऑडियो की, यहाँ पे हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, तो ये तीनों ही चीजें हमारी भाषा से संबंधित है, इसलिए हमारे संदर्भ में फिट बैठती हैं। तो जो पीछे काम कर रहा है, जब हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, जनरेटिव एआई के इसको बहुत लार्ज है, लेकिन हम जब पीछे जो बात कर रहा है, जो चैट जीपीटी है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल चैट जीपीटी है। हालांकि उसके अलावा भी हमारे पास परप्लेक्सिटी है, हमारे पास जेमिनाई है, हमारे पास क्लाउड है, बहुत सारे मॉडल हैं जो पीछे काम करते हैं एज ए चैटबॉट। तो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं चैट जीपीटी बार बार बोल देती हूँ। तो पीछे जो मॉडल काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, वो काम करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत पॉपुलर नाम है आजकल, सभी लोग जानते हैं क्या है ये। तो मैं इसको वैसे बोलूंगी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारी ऐसे लाइब्रेरी जैसा है कि जब, क्योंकि सारे लोग इतना सारा डेटा अरबों पैरामीटर वाला ट्रेन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ जो कंपनी है जैसे कि गूगल है या जैसे कि ओपन एआई है या कि मेटा है, उन लोग ने क्या किया हुआ, बहुत सारा वॉल्यूनमस डेटा उठाया है, अपने बहुत बड़े बड़े सर्वर्स पे उनको प्रोसेस किया हुआ है। अब उन्होंने वो डेटा जब प्रोसेस कर रहे थे, जो डेटा उठाया था, तो उन्होंने मान लीजिए 2022 तक का डेटा उठाया है और अपने सिस्टम को प्रोसेस करके रखा पास। तो ये डेटा जो उनके पास ट्रेन हो गया है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास जो पहुंचाता है उसको बोलेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपने बोला शोले की मूवी का आप सारांश बताइए, तो शोले की मूवी का इंफॉर्मेशन उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में था, तो उसने आपको इंफॉर्मेशन लाके दे दिया है। इसको बोलेंगे हम एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये एक तरह से जेन एआई की रीड है, इसको पता है और उसके तरह से ये काम करता है। अब हम थोड़ा सा इसमें टच डालेंगे बिहेवियरल कंप्यूटिंग की। अब हम जब टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बातचीत पर ही रुकता नहीं है, ये ये भी समझता है, मानव के व्यवहार को समझने में भी ये हमारा जो जेन एआई है और हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, वहां पे भी हेल्पफुल होता है। कैसे? सिमेंटिक एनालिसिस होता है। एक आपने कुछ टेक्स्ट मुझे लिख के दिया है, वो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो मैं मानव का व्यवहार समझती हूँ कि ये मुझे मेल आया हुआ है, किसी क्लाइंट से आया हुआ है जो कि बहुत अप्रिशिएट कर रहा है मेरे काम को,
उसमें तारीफ की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे किसी ने एक पोस्ट डाला हुआ है जो बहुत भद्दा है, बहुत गंदा तरीके से लिखा हुआ है, किसी ने किसी पॉलिटिशियन के ऊपर गंदा मजाक किया हुआ है, हम उसका व्यवहार समझने की कोशिश करते हैं। हम जो बहुत सारे डांस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाषा एक जो तरीका है, मे बी इन ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म या टेक्सचुअल फॉर्म, मानव व्यवहार को समझने में ये व्यवहार में हेल्प करती है। इमोशन में, ये तो सिर्फ हो गया टेक्सचुअल फॉर्म में। दूसरा हम बात करते हैं कि जब भी मैं बोल रही हूँ, इसके बारे में मेरे पास और स्लाइड्स भी हैं। जब भी मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटमेंट मोड में बोल रही हूँ, तो मेरी जो आवाज है, आवाज से हम पता कर सकते हैं कि प्रियंका बहुत खुश है आज। व्यवहार में पता चलता है। आज मैं बहुत दुखी होके बात कर रही हूँ, व्यवहार से पता चलता है। आज मैं बहुत गुस्से में बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, व्यवहार से पता चलता है। ये हमारी भाषा और संज्ञान से रिलेटेड होती है। ये हो जाता है, ऑडियो हो जाता है। उसी तरह से ये वीडियो है, जो संवाद हो रहा है। ये बहुत छोटे-छोटे एग्जांपल है। दूसरा, हम इसमें देख रहे हैं, हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जब हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, तो हम एचआर से बात कर रहे हैं, लेकिन एचआर में कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो हमारी बात को समझते हैं कि जब ये पर्सन इस तरह से आंसर दे रहा है, तो पर्सन में नॉलेज तो है, लेकिन थोड़ा-सा नर्वस है। वो साइकोलॉजिकल, वो समझते हैं, हमारे पैटर्न को समझते हैं। हमारे पास आजकल मानसिक हेल्थ का, जो मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, वो देखते हैं हमारी बात से, हमारी भाषा से, किस तरह के संवाद में यूज़ कर रही हूँ, उससे हमारी भाषा की समझ होती है। दूसरा एक ये होता है कि ये बहुत छोटे-मोटे एग्जाम्पल हैं। भाषा से कैसे, यदि मैं यहाँ आज दिल्ली में बैठ के बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भाषा का जो टोन है, मेरे गाँव की भाषा का एक पुट वहाँ पे आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि प्रियंका है तो दिल्ली में, लेकिन किसी एक छोटे गाँव को बिलॉन्ग करती है। दूसरा, आप कहीं पे अभी साउथ में चले जाते हैं, साउथ का जो पर्सन हिंदी बोल रहा है, आप समझ जाते हैं कि का है। हेलो? ओके, 7 बज गए हैं, मैं थोड़ा जल्दी अपना काम खत्म करूँगी। तो इस तरह से भाषा कोई बहुत चिंता नहीं मैम, टाइम ले सकती है, आप आराम से बोलिए। जी, जी, जी। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बोझिल तरीके से तो नहीं ले रही हूँ। मुझे लगता है कि नहीं ये मैम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्या। चैट बॉक्स में भी काफी तारीफ है। बहुत अच्छा है मैडम। थैंक यू। तो इस तरह से हम इसको, भाषा को, और दूसरा मैं जो एक एग्जांपल देना चाह रही थी, भाषा में जो मैं शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ, एक उच्चारण वाली बात होगी। दूसरा, आप ये भी समझेंगे कि जिस तरह से कोई व्यक्ति आके आपसे भाषा संचार करता है, कम्युनिकेशन करता है, बातचीत से हमें एक इंप्रेशन आ जाता है, बहुत ही सुलझे दिमाग का इंसान है, अब बहुत ही फुहड़ दिमाग का इंसान है। तो ये चीज़ है, तो भाषा एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं यहाँ इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि अभी तक हम भाषा को जिस तरह से किताबी भाषा के माध्यम से जुड़े हुए हैं कि हमने जो लिखा हुआ है किताबी भाषा ने, चैट जीपीटी ने या चैटबॉट ने पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन जो मानव व्यवहार वाली भाषा है, जहाँ की हम पेनिट्रेशन से भी समझ जाते हैं, ये किस तरह का इंसान होगा। जैसे बहुत लोग, समझदार लोग, एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं, उससे कि 2 बातों से मुझे समझ में आ जाता है कि इस पर्सन को कितना ज्ञान है। तो वो सारी बातें हमें मशीन को सिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम आते हैं बिहेवियरल एआई पे। ओके, तो हम एलएलएम की बात कर रहे थे, काफ़ी सारी हम बातें कर चुके हैं कि ये पैटर्न पे काम करता है, ये बहुत सारा विशाल डेटा सेट को हमें इसमें तैयार किया जाता है। ये एग्ज़ाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आसमान आसमान का रंग नीला है, तो ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, इस तरह से एलएलएम काम करता है। वही करना होता है, टोकनाइज़ेशन करना होता है, एम्बेडिंग करनी होती है। अटेंशन मैकेनिज़्म एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट वाक्य है, जहाँ पे हम ये समझता है कि कौन-सा शब्द, पहला शब्द दूसरे शब्द के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक 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 अभी थोड़े सालों पहले बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर आया था अटेंशन मैकेनिज़्म के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसमें एलएलएम की कार्यप्रणाली में व्याख्या करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, एलएलएम एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है, जिससे हम कोई प्रश्न पूछें तो वो उसका आंसर दे सकता है, बशर्ते कि एलएलएम में वो डेटा ट्रेन किया हुआ है। एलएलएम आपका ट्रेन किया हुआ था 2022 में, और आज यदि हम पूछते हैं कि अमेरिका ने किस कंट्री पे हमला किया हुआ है, तो शायद ये उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एलएलएम ट्रेन हुआ था, तब उसके पास ये डेटा था। तो अब हमारे चैटबॉट किस तरह से हमें आंसर देते हैं, वो हमें देखना है। तो आज भी हम पूछते हैं कि आज सुबह दिल्ली का तापमान कितना होगा? लेकिन आपका चैट जीपीटी या चैटबॉट उसको बता पाएगा, कैसे? क्योंकि वहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मतलब कि जो अपडेटेड नॉलेज है, उसके साथ से वो एलएलएम को लिंक किया जाता है। एक तरह से ये देखेंगे, एलएलएम एक कंपोनेंट है जिसको लैंग्वेज को समझना और लैंग्वेज को बोलना, बोलने वाला काम है, वो काम एलएलएम कर रहा है। लेकिन उसके पास सिर्फ पैटर्न है, नॉलेज नहीं है। पैटर्न मतलब कि किस तरह से उसको सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट वर्ब पे हमें
सेंटेंस बनाना है, ये उसको पता है। कोई जब मैंने बोला तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से डेटा आया है, वो उसको पता है, पैटर्न पता है। इनके पास कोई नॉलेज नहीं है एलएलएम की। रैग क्या करता है? रैग ये करता है अपनी जो अपडेटेड नॉलेज है इसके साथ अटैच की जाती है। तो रोज की जो नई नॉलेज है वो ऑगमेंटेड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के साथ एलएलएम के साथ अटैच कर दिया जाता है। फिर एलएलएम इसके आधार पर अपनी नॉलेज को उत्तर बनाने की प्रक्रिया एलएलएम करता है, इंफॉर्मेशन वो रैग से लेता है। तो कैसे करता है ये? तो यूजर की, जैसे अब मैं आज पूछूं कि आज मेरे ऑफिस का एलएलएम में, किसी एलएलएम से मैं पूछती हूँ कि आज ऑफिस में प्रियंका कितने बजे आई थी। अब एलएलएम को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उनके पास है ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो ट्रेनिंग डेटा में नहीं थी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपना एक लोकल रैग बनाऊंगी। उस रैग में क्या किया जाएगा कि डे टू डे इन्फॉर्मेशन मैं रैग में अपडेट करते जाऊंगी। तो जब एलएलएम से मैं ये प्रश्न पूछूंगी कि आज प्रियंका ऑफिस में कितने बजे आई थी, तो वो एलएलएम उस प्रश्न को समझ जाएगा, क्वेश्चन को समझ जाएगा, नॉलेज बेस में उसका जो नॉलेज ग्राफ बनने वाला होगा वो रैक को पूछेगा क्या तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। रैक के पास ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो अप्लाइड नॉलेज है, उस अप्लाइड नॉलेज से वो उसका इन्फॉर्मेशन लेगा। एलएलएम उस इन्फॉर्मेशन को फिर से एक आंसर जनरेट करेगा, आंसर जनरेट करने का काम एलएलएम का है, फिर वो हमें उत्तर दे देता है। तो इस तरह से वो खोजता है इन्फॉर्मेशन को, ऑगमेंट करता है अपने प्रोसेस में और उत्तर जनरेट करके दे देता है। तो ये इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एलएलएम और रैग का। एक थोड़ा सा टेक्निकल है कि रैग कैसे काम करता है। तो ये वेक्टर डीबी बनाता है, जैसे हमने पहले बात किया था कि एम्बेडिंग, जो हमने बात किया था, एम्बेडिंग मतलब कि संख्याओं की एक लंबी सूची जो हर एक डॉक्यूमेंट के साथ एक नंबर से जुड़ जाती है। तो ये एम्बेडिंग का एक डेटाबेस बना लेता है, उसमें सर्च किया जाता है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसका औचित्य है, हम छोड़ दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब इसने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस इन 2024 और एलएलएम के पास आंसर नहीं है, तो रैग इज द अप्लाइड नॉलेज जो एक डोमेन स्पेसिफिक हो सकती है, उस रैग के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है। एक ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, एलएलएम को देगा और उत्तर बना के यूजर को वापस कर देगा। अच्छा ठीक है, एक में बात यहाँ मुझे बताना है कि एक पिछले यदि चित्रों में आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो जो हमारा यूजर है, यदि वो सोच रहा है तो बहुत बारी बार इसके चित्र में लिखा आया है ड्रैगनोसवाइल, ड्रैगन्सवाइल। तो मैं भी थोड़ा सा अचंभित थी कि ये ड्रैगन्सवाइल ये बार बार क्यों लिख के दे रहा है। ये जो चित्र मैंने बताया कि सारे चित्र मैंने जेमिनाई से बनाए हुए हैं, उनको इनपुट दिया है, प्रॉम्प्ट दिया है, फिर उन्होंने ये बनाए हुए हैं। तो मैंने जेमिनाई से भी पूछा कि ये जो चित्र में आपने ड्रैगन्सवाइल लिखा हुआ है, ये कहाँ से आप जनरेट कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, आप अप्रिशिएट करेंगे इस आंसर को। ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये स्क्रीन जनरेट किया था जेमिनाई इटसेल्फ ने, उसने अपने आप से लिखा हुआ था। उसने लिखा हुआ था यह किसी तकनीकी का नाम है, बल्कि यह एआई इमेज जनरेटर द्वारा उत्पन्न हेलुसिनेशन या विजुअल इफेक्ट है। आप तारीफ करेंगे इस बात की, वो खुद ही एआई इमेज जनरेटर है, नैनो बनाना, और नैनो बनाना ही बोल रहा है कि ये तकनीकी का नाम नहीं है, ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन क्या होता है? ये एक मानसिक बीमारी होती है जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिजोफ्रेनिया में, जैसे कि वो हमें सुनाई देता है, कुछ आवाज सुनाई देते रहती है जबकि वो आवाज वहां पे होती नहीं है। तो ये हेलुसिनेशन एक जनरेटिव एआई का एक बहुत मजेदार फैक्ट है कि वो इन्फॉर्मेशन वहां पे है नहीं है, ड्रैगन्सवाइल वहां पे है नहीं, लेकिन फिर भी उसने चित्र में बनाई के दी, और उसके बाद भी नैनो बनाना खुद ही बता रहा है कि ये हेलुसिनेशन है, और खुद ही लिखता है जब हम एआई को जटिल तकनीकी चित्र बनाने के लिए कहते हैं, कभी कभी अपनी कल्पना के से ऐसे शब्द जोड़ देता है जो उसको मैप जैसे लगते हैं। इसके कारण है कि एआई की कल्पना, हेलुसिनेशन, टेक्स्ट रेंडरिंग की समस्या हो जाती है, सिंबोलिज्म की समस्या हो जाती है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने एज इट इज इसको यहाँ से रख लिया। तो ये जैन एआई का या हेलुसिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ आपके सामने मिला हुआ है। तो हम थोड़ा सा बिहेवियरल एआई के साथ इसको कनेक्ट कर चुके हैं कि ये इमोशनल कॉन्टेक्स्ट एक्शन के लिए बिहेवियरल यूआई एआई यूज होता है। तो हम सिर्फ किताबी भाषा से ऊपर हट के जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तब हम इसको बिहेवियरल एआई बोलेंगे, और उसके लिए हम काफी विस्तार स्तर पे हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि उमेश सर ने बताया कि मेरा जो डोमेन है वो न्यूरो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है, मैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे काम करती हूँ, ब्रेन बिहेवियरल कंप्यूटिंग पे काम करती हूँ। तो मैं सिर्फ शब्दों पे काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ऑडियो वीडियो पे काम नहीं करती हूँ, मैं ब्रेन सिग्नल पे काम करती हूँ कि जहाँ पे हम
व्यक्ति को बिठा के ब्रेन सिग्नल से उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि ये कंप्यूटर का और ब्रेन के बीच का एक इंटरफ़ेस होता है, तो हम इसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफ़ेस कहते हैं। कभी समय होता है तो हम उस पर भी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से मैप करके बात कर ले सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रही थी कि भाषा को सिखाने समझाने की। तो ये जो कार्य है, ये जो सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, ये मेरे पीएचडी का काम है। ये मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगाँव से किया हुआ था। यहाँ पे ये बात किया गया था कि जो हम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और हम जो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन किस तरह से शब्द मैंगो को समझते हैं। दूसरा इसमें डिपेंडेंसी ये हो जाती है कि यदि मैंने मैंगो बोला है या मैंने आम बोला है, तो इसकी एक तो वोकैब्युलरी अलग है। आप इसको गुजराती में कुछ और बोलेंगे, पंजाबी में कुछ और बोलेंगे, बंगाली में कुछ और बोलेंगे, कन्नड़ में कुछ और बोलेंगे, तमिल में कुछ और बोलेंगे। भाषा का अंतर हो जाता है, लिपि का अंतर हो जाता है। तो क्या करेंगे? तो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा लिखेंगे, बजाय उसके यदि हम पिक्चर दिखाते हैं, तो वो हमें आसानी में समझ में आ जाता है कि हम मैंगो की बात कर रहे हैं। दूसरी तरह से क्या होता है कि जो राइट ब्रेन पर्सन होते हैं, जिनका राइट ब्रेन डोमिनेटिंग होता है, वो थोड़ा-सा अपना लॉजिक ब्रेन उनका ज़्यादा अच्छे से रहता है, लेफ्ट ब्रेन वालों का क्रिएटिविटी ज़्यादा रहता है। तीसरा एक, जब हम गूगल मैप को देखते हैं, किसी भी मैप को देखते हैं या हम होटल के मेन्यू को देखते हैं या फिर हम न ऊपर जो बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उनको देखते हैं, तो बहुत बारी वहाँ पे लिखने के बजाय पिक्टोरियल आइकन वहाँ पे बने होते हैं। क्या डिपिक्ट करते हैं वो? कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे शॉपिंग एरिया है। तो ये एक तरह से ये डिस्लेक्सिया जो हमने एक मूवी देखी थी तारे ज़मीं पे, उसमें जो बात हुआ था कि बच्चा यदि लिख के, पढ़ के लिपि के फॉर्म में यदि अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो हम उसको दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। तो ये मैं लैंग्वेज को कॉग्निशन के साथ यहाँ से जोड़ने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पे मेरा काफ़ी काम हो चुका है। तो इस तरह से ये बताता है कि कैसे हम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को सिर्फ़ मशीन अनुवाद, सारांश निकालने के साथ या फिर चैटबॉट के जैसे यूज़ नहीं कर सकते। बिहेवियरल कंप्यूटिंग में, रियल टाइम यूसेज में, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में किस तरह से हमें भाषा की प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम आखिरी अंत में आ गए हैं, तो हमारा सिर्फ़ ये है कि हम सिर्फ़ ये नहीं देख रहे हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, जबकि यह ये समझता भी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसका क्या कॉनोटेशन, इमेज डिटेक्शन, पैटर्न डिटेक्शन या कॉन्टेक्स्चुअल सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी भाषा प्रौद्योगिकी के साथ ये जुड़ जाती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए एक हमारा नया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बात करने के तरीके से हम उनका मानसिक स्वास्थ्य समझ सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उनका जो लहज़ा है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो क्या और कैसे मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जा रहा है। सिक्योरिटी में इसके लिए हम पता इसका बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग तो एक नया एडवांस तरीका है, जहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाए जा सकते हैं कि आज मुझे क्या खरीदने का मन हो रहा होगा, या शिक्षा तो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है ही, जहाँ पे हम बात करेंगे। तो अभी हमने बात किया ज्ञान की और हमने यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा-सा प्लानिंग की, 2-3 ही स्लाइड्स बचे हुए हैं, जो कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम एआई पे इतना सारा काम कर रहे हैं और इतना हमें इसकी ज़रूरत है और इतना हमें आवश्यकता है इसकी, तो इसमें हम भारत में हम क्या कर रहे हैं? तो भारत में भारत सरकार बहुत ही विस्तृत स्कोप पे, बहुत प्लेटफ़ॉर्म पे ये भाषाई बाधा को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रिविलेज है, मुझे तो ये लगता है हमेशा भारत में भारतीय होने के बहुत सारे गर्वित विषयों के साथ एक ये भी है कि हमारे पास इतनी सारी भाषाओं की उपलब्धता है। मतलब कि इतनी उपलब्धता है कि प्रचुरता जो है हमारी संस्कृति और भाषा की, एक वही एक रीज़न है जो मुझे भाषा के भारतीय भाषा और संस्कृति के साथ जोड़ के रखती है। बहुत ही ज़्यादा इसमें विविधता है और उसको हम एक तरह से पॉज़िटिव पॉइंट बना के हमें लेना है। तो ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा इसमें बहुत सारे तरीके से काम किया जा रहा है। भाषिणी एक प्लेटफ़ॉर्म है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, इसका वही उद्देश्य रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन करना है और ये डिजिटल इंक्लूजन के लिए भी फ़ायदा है, सोवेरियन एआई है और बहुत सारी तरह से ये हमें हेल्पफुल होने वाला है। चुनौतियाँ जब हम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो आगे आने वाले समय में हमें दिखाई दे रही है, वो होती है डेटा प्राइवेसी की। खतरा सिर्फ़ हमें एलएलएम से या फिर हमें रैग से या फिर चैटबॉट से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे आजकल चैटबॉट को अपना
पर्सनल काउंसलर जैसा यूज करने लगे हैं। दे स्टार्टेड यूजिंग पुटिंग देयर पर्सनल थॉट्स अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। तो ठीक है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम इस पे आंख मूंद के भरोसा भी नहीं कर ले सकते, क्योंकि ये जो डेटा है वो ट्रेंड है। दूसरा ये है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के बारे में जो एलएलएम्स हैं वो उतने परिपक्व नहीं हैं, क्योंकि विविधता और गहराई इतनी है, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि वो उतने जो एलएलएम है वो इतने अच्छे तरीके से भारतीय कॉन्टेक्स्ट को आत्मसात कर पाए होंगे या कर पा रहे होंगे। तो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन यदि अपनी डाल देते हैं बात करते हुए या नहीं भी बात करते हुए किसी भी तरीके से, तो वो एक डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमें आगे जाने के बाद किस तरह से ये हमें रूप में सामने आने वाला है, थोड़ा वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। रेगुलेशन की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है, तो भारत में डीपीडीपी एक्ट अभी लागू हो ही गया है। साइबर सुरक्षा में ज़रूरत है। हैलुसिनेशन जैसे मैंने बताया कि बात करते-करते यदि हैलुसिनेशन के नाम पे कुछ नई चीज़ हमें जनरेट करके दे सकता है, जो कि बहुत गलत जानकारी हो सकती है, और हम यंग जनरेशन नए बच्चे यदि इसको ही कन्फर्म मान लेते हैं, तो ये थोड़ा-सा नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही हमें एथिक्स और सुरक्षा की बात करनी है कि हमें एआई जो है, जैसे कि मैंने बताया कि जो डेटा ट्रेन हुआ है उसके ऊपर ही अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं वो सटीक है। अभी जितने तरह की इंफॉर्मेशन उसको ट्रेन की हुई है वो उसी पर ही बात करेगा, उसके ऊपर भी वो हैलुसिनेशन लगा के या बायस होके बात करेगा। तो निष्पक्ष होना एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है एआई के लिए, तो जहाँ हम एथिकल और रिस्पॉन्सिबल एआई के साथ इसकी बात करते हैं। एल्गोरिथम बायस होता है कि डेटा तो आपने दे दिया, लेकिन जब आपने एल्गोरिथम उसका बनाया हुआ है, वो यदि ठीक नहीं है, तो ये मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि ह्यूमन इन लूप होना चाहिए, क्योंकि जब महत्वपूर्ण डिसीज़न लेने हैं, तो बगैर ह्यूमन के ये डिसीज़न लेके नहीं देना चाहिए अपने निर्णय को। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो अंततः कि ये इसका विकास मानवीय मूल्यों के लिए होना चाहिए, ना उनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन करने के लिए बात करना चाहिए। तो ठीक है, हमने एलएलएम की बात की, इसके हाउ इट कुड बी हेल्पफुल इसके लिए बात किया, हमने नैतिक ज़िम्मेदारी की बात की, और ये आगे वाली पीढ़ियों को सहज और समृद्ध भावनात्मक रूप से हेल्प करेगा, ये मैं ऐसा मेरी शुभकामनाएँ हैं। और मुझे लगता है कि मैंने विषय को बहुत बोझिल नहीं बनाया, प्रयास किया है कि सामान्य तरीके से इस विषय पर बात की जाए। तो इसके साथ ही हार्दिक धन्यवाद, और उम्मीद है शायद आप लोगों को ये कुछ सहायता दिया होगा। धन्यवाद।